था और पूरी पीटीआई शर्तें लगा रही थी कि आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ, तो उस वक्त जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे अगर आप देखें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके लोएस्ट थे, आपके पास इंपोर्ट कवर था नहीं, जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट कर रहा था शदीद तरीके से, यानी रुपया मुस्तहकम ही नहीं था डॉलर के अगेंस्ट। इवन एक्सपोर्टर्स जो थे उनकी जो लेटर ऑफ क्रेडिट खुलना होता है कोई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए, एलसीज नहीं खुल रही थी। तो एक सूरत हाल ऐसी थी कि जिसमें इन्फ्लेशन 38% पे थी और लोग कह रहे थे 50% पे जाएगी, जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% के ऊपर था और रेमिटेंसेज भी आपकी डिप्लीट हो गई थी। तो देखिए उस वक्त ऐसा वक्त था कि कुछ लोग, मुझे याद है एक दो सरकारी लोग छुट्टी लेके चले गए कि जी हम नहीं चाहते कि हमारे दौर में ये डिफॉल्ट हो, और मुल्क की मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, मईशत को पे काम करने को कोई तैयार नहीं था, हुकूमत बनाने को कोई तैयार नहीं था। ऐसे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मईशत को संभाला और मियां नवाज शरीफ की विजन के तहत जब शहबाज शरीफ साहब ने ये मईशत के मामलात को आगे लेकर चले तो उस दौरान बहुत मुश्किलात भी आई। वो जो पेरिस की एक मीटिंग थी, देखिए आईएमएफ से हमेशा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ही निजात हासिल की है, आईएमएफ प्रोग्राम कंप्लीट करके और इकोनॉमी को स्टेबल करके। मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में हम खैर बात कह चुके थे। इमरान खान की हुकूमत थी जिसने कहा कि हम खुदकुशी कर लेंगे, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, मगर जाना पड़ा। और वो पेरिस में शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग ना होती एमडी आईएमएफ से, तो मामला तय ना पाते तो खुदा ना खासा शायद डिफॉल्ट हो गया होता। उन्होंने जाती तौर पे बहुत एफर्ट करके वो कामयाब मीटिंग की और हम आईएमएफ प्रोग्राम में गए और आज स्टेबिलिटी आई है। तो ये वो हालात थे जिनमें इकोनॉमी हमें मिली, और उसके बाद जो जर्नी है पिछले 2 साल की, ये बार बार वज़ीर आज़म कहते रहे कि जैसे गुंजाइश पैदा होगी हम आपको रिलीफ देंगे, जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी हम आपको रिलीफ देंगे। और गुंजाइश पैदा होने का वेट नहीं किया, गुंजाइश कैसे पैदा की ये भी मैं आपको बताऊंगा कि गुंजाइश बाकायदा तौर पे बहुत एफर्ट करके पैदा की गई है और होम ग्रोन प्लान के तहत वो पैदा की गई है। जो एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मेन आपका जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी है, उसमें 2-3 प्रॉब्लम थे। डिजिटलाइजेशन रुकी हुई थी, अफसरान करप्ट थे और सिफारिश पे पोस्ट होते थे, और टैक्स कलेक्शन का कोई मरबूत निजाम मौजूद नहीं था। तो ये जो भी रिलीफ दिया है इसकी गुंजाइश कैसे पैदा हुई? शहबाज शरीफ साहब का विजन ये था कि मैं टैक्स देने वाले पे टैक्स ना देने वाले का बोझ नहीं डाल सकता। तो उन्होंने 2-3 काम किए। नंबर 1, उन्होंने कहा कि ये सियासी सिफारिश से पाक होगा पूरा एफबीआर, कोई कस्टम्स का अफसर, कोई इनकम टैक्स का अफसर सिफारिश पे नहीं लगेगा। और सो मच सो कि मैं अपना जाती आपको बताऊं, मेरे हल्के से एक बंदा आया सिफारिश लेके, मैंने उसे कहा कि यार एफबीआर में सिफारिश नहीं चलती और आप सिफारिश करेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि रिपोर्टें बनी हैं, हर किसी की असेसमेंट हुई है और मेरिट पे लोग लगाए गए हैं। उसको यकीन ना आया। वो जब सस्पेंशन ऑर्डर आए तब उसको यकीन आया कि वो वाकई एफबीआर में अब सिफारिश नहीं चलती। और पोर्ट से लेके आपके इनकम टैक्स के ऑफिसेस तक अब एक मेरिट का निजाम है, यानी पोर्ट्स के ऊपर फेसलेस अप्रेजमेंट है। जिस भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर का माल क्लियर होने के लिए पड़ा है उसका कस्टम के किसी अफसर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक सिस्टम है, उसमें जीडी नंबर एंटर होता है, वहीं से सारी चीजें क्लियर होती हैं, और जो हफ्तों में होती थी अब दिनों के अंदर होती हैं। अब फेसलेस सिस्टम है, कंप्यूटर के ऊपर है, ऑनलाइन है, तो उस पर गुंजाइश नहीं है किसी से कोई डिमांड करने की या डिले करने की। इसी तरह ये बड़ी कुछ इंडस्ट्रीज थी जो विंडफॉल प्रॉफिट्स कमा रही थी और टैक्स नहीं दे रही थी। शुगर की इंडस्ट्री, बेवरेजेस, सीमेंट, टोबैको। शुगर पे बड़ी बात की जाती है, मगर प्राइम मिनिस्टर ने शुगर से आगाज लिया कि टैक्स कलेक्शन शुगर इंडस्ट्री से सबसे पहले की जाए। शुगर मिलों के अंदर कैमरास लगे, बकायदा आईटी का सिस्टम इंस्टॉल हुआ कि प्रोडक्शन कितनी है और सेल कितनी है,
और अगर एक बोरी शुगर की मिल से निकलती है तो बार कोड लगा हुआ है उसके ऊपर, क्यूआर कोड लगा हुआ है कि वो बोरी ट्रेसेबल है कि वो मिल से निकल के कहां गई, कहां बिकी। वो स्मगल नहीं हो सकती, वो खुर्द बुर्द नहीं हो सकती। तो जो प्रोडक्शन कम बताते थे मिलों वाले, प्रोडक्शन का पूरा स्टॉक टेक किया गया आईटी के जरिए। 60 अरब रुपया सिर्फ टैक्स कलेक्ट किया गया है शुगर मिलों से, 60 अरब रुपया। इसी तरह टोबैको इंडस्ट्री में 200 अरब की लीकेज है, छापे मारे गए, इलीगल टोबैको ट्रेड को रोका गया। इसी तरह बेवरेजेस का हो रहा है, सीमेंट का हो रहा है कि इतने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो टैक्स नहीं देती और उनका टैक्स तनख्वाहदार तबका उठाता है, तो कम से कम उतना टैक्स दें जितना उनका बनता है। और ये आईटी के सिस्टम के जरिए इसको अचीव किया गया, पहली बात। दूसरी बात यह है, टैक्स कलेक्शन और टैक्स के डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन के हवाले से नए ट्राइब्यूनल बन चुके हैं, उनके नए चेयरमैन आ चुके हैं। उससे भी कई सौ अरब रुपए की रिकवरी जो है वो मुमकिन हुई। स्टे ऑर्डर्स वेकेट करवाए गए और एजी ऑफिस और लॉ मिनिस्ट्री को कहा गया कि 100% रिकवरी करा के दें। तो ये तकरीबन पिछले एक साल में 800 अरब रुपए की इन्फोर्समेंट से पैसा आया है। ये तो आईएमएफ से हटके है, ये तो एक जाती काविश है शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि वो समझते थे कि जब तक टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं होगी और जिनका टैक्स बनता है वो नहीं देंगे और एफबीआर के रिफॉर्म्स नहीं होंगे, आईटी बेस्ड सिस्टम नहीं आएंगे। बिल गेट्स की फाउंडेशन जो है वो एफबीआर की डिजिटलाइजेशन में इन्वॉल्व रही। दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए वो आईटी का सिस्टम इस वक्त चला रहे हैं। और जो प्राल इनका एक इदारा है जो डिजिटलाइजेशन का है, उसके बोर्ड पे तमाम प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो शायद अगर वजीर आजम ना इस पे काविश करते तो वो ना आते। तो एफबीआर एक टोटली डिफरेंट एफबीआर है, इन्फोर्समेंट के हवाले से, आईटी सिस्टम्स के हवाले से, शफाफियत के हवाले से, मेरिट के हवाले से। जिसने ये गुंजाइश पैदा की है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट भी कर सकती थी, नहीं किया। तो ये जो गुंजाइश पैदा की गई है, तब तनख्वाहदार तबका, एक तो बड़ी क्लैरिटी है, जिसकी तनख्वाह 50,000 या उससे कम है वो कोई टैक्स नहीं दे रहा। लेट मी बी वेरी क्लियर, 50,000 रुपए महाना या उससे कम, जीरो टैक्स। 50,000 से 1 लाख महाना जिसकी तनख्वाह है, 1% टैक्स। उसके ऊपर वाले स्लैब्स पे आपने देख लिया कि तमाम लोगों की डिमांड थी कि टैक्स को कम किया जाए, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स कम किया गया, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। जो 5 मरले का 10 मरले का घर बेचना या खरीदना चाहते हैं, या प्लॉट 5 मरले का 10 मरले का बेचना या खरीदना चाहते हैं, उनका टैक्स बहुत कम कर दिया गया है। दूसरा, जो अपना घर प्रोग्राम है उसके लिए 90 अरब रुपया डिस्पर्स हो गया है, 11 अरब रुपया लोगों को चला गया है। जब हाउसिंग सेक्टर को पैसा मिलता है तो क्या होता है, सिर्फ हाउसिंग सेक्टर को नहीं मिल रहा होता। हाउसिंग के अंदर सीमेंट, बजरी, सरिया, फिटिंग्स, 12 इंडस्ट्रीज हैं जो हाउसिंग को फीड करती हैं। वो सारी इंडस्ट्रीज का पहिया चलता है उस चीज से, इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा एक जो बहुत अहम चीज की गई है एक्सपोर्टर्स के लिए, एक एडवांस टैक्स था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया, और एक सुपर टैक्स था। वजीर आजम ने कहा तमाम एक्सपोर्टर्स का सुपर टैक्स आज से खत्म है। सुपर टैक्स भी खत्म, एडवांस टैक्स भी खत्म। इससे क्या होगा, जब एक्सपोर्टर ज्यादा मुनाफा कमाएगा, उसका टर्नओवर ज्यादा होगा, वो इंडस्ट्री लगाएगा, वो डाइवर्सिफाई करेगा, वो एक्सपैंड करेगा, नौकरियां मिलेंगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, ज़र मुबादला के जखायर बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे और मेड इन पाकिस्तान अशिया बाहर कंपेटिटिव हो जाएंगी। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट हाउसिंग सेक्टर भी देगा, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से भी होगा। और ये एक्सपोर्टर्स के लिए मजीद रियायतें भी रखी गई हैं कि जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम थी उस पे इंटरेस्ट रेट 4% रखा गया है, सिर्फ 4%। और मार्केट में आपको बताया 11% है, तो ये 4% बहुत बड़ी रियायत है एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग के लिए। तनख्वाहदार तबका, इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स, सबको फायदा दिया गया है इस बजट के अंदर, इसीलिए मुखालफीन भी तारीफ कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, अभी बिलाल साहब तफसील से रोशनी डालेंगे, फिर हम सवाल भी लेंगे कि देखें, अगर मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, तनख्वाहदार तबके वाला भी, एक्सपोर्टर्स वाला भी, तो वो बिजनेसमैन, उसको पता है इस चीज का, वरना तो वो हमारा नाकिद है। ये पॉजिटिव बजट है, रिलीफ का बजट है, और ये अब तरक्की और खुशहाली का आगाज हो चुका। याद करें उस वक्त को कि जब डिफॉल्ट के दहाने पे थे, और ये 2 साल में ओवरनाइट नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात अनथक मेहनत की अपनी पूरी टीम के साथ, औरंगजेब साहब ने
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी पूरी टीम SIFC, उन्होंने भरपूर काविश की है इस चीज के लिए। तो ये फाइनेंस की टीम, प्राइम मिनिस्टर खुद, उनकी पूरी टीम, फील्ड मार्शल की टीम, ये एक टीम वर्क के नतीजे में, ये रिलीफ ओरिएंटेड बजट के नतीजे में हम अब खुशहाली और तरक्की की तरफ जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि पूरे साल में लोग इस रिलीफ से फायदा उठाएंगे। ओवर टू बिलाल साहब एंड देन वी टेक क्वेश्चंस। अता साहब ने तफसील में बता दी कि किस तरह ये एक अवामी बजट है। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का बजट है, ये सनत के लिए रिलीफ का बजट है, ये एक्सपोर्टर के लिए रिलीफ का बजट है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिसके साथ रोज़गार और दीगर और इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक हैं उसके लिए एक रिलीफ बजट है, ये हमारी ख़वातीन बहनों के लिए एक बजट है, उनके एक अहम इशू से रिलेटेड। आप पिंक टैक्स का अगर हम जिक्र करें, और इसी तरह ये हर उस पाकिस्तानी शहरी का बजट है जो अपना घर बनाने का एक ख्वाब रखता है मगर उसके पास वो वसाइल नहीं होते। इसी तरह ये पाकिस्तान के नौजवान का बजट है। PM यूथ पैकेज काफ़ी वसी एक पैकेज है जिसमें मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे दूं, ज़राअत की मद में सिर्फ PM यूथ पैकेज में 110 अरब रुपए की डिसबर्समेंट इस साल रखी गई है, कर्ज़ों की डिसबर्समेंट। ये सिर्फ एक मिसाल है। इसके अलावा ये हमारे ओवरऑल मईशत को आगे चलाने का और रोज़गार के मौके बनाने का बजट है। मगर बुनियादी तौर पे ये सहूलत का बजट है, ये रिलीफ का बजट है और ये हमारे टैक्स नेट को वसी करने का बजट है। हमेशा ये मुतालबा रहा है दुकानदारों का कि जी हमें कोई आसान सा फॉर्म दें, हमें कोई सादा तरीक़ाकार बताएं जिससे हम आ सकें। तो हमने उनके साथ बैठ के उनकी बात सुन के एक ऐसा इस दफ़ा अमल तय किया है जो कि हम समझते हैं कि इसलिए बिलखसूस वो चलेगा क्योंकि उसमें एक ओनरशिप है। दुकानदार भाई हमारे जो हैं और अंजुमन ताजरान की जो तंजीमें हैं वो इसको मुकम्मल तौर पे खुद ओन करती हैं और एक प्रैक्टिकल तरीके से हम इंशाल्लाह आगे लेके चल रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के वादे के मुताबिक एक ऐसा बजट है कि जिसमें आवाम के लिए रिलीफ है। हम अपने मुआशी इस्तेहकाम को भी जारी रखना चाह रहे हैं और एक पायदार तरीके से आगे मईशत को लेकर जाना चाह रहे हैं। तो ये इसमें सारे तकाजे पूरे किए गए हैं। तो मैं इस बात का इख्तिताम इधर ही करूंगा। तमाम अब जो सवाल हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स, बाकी जगहों पे आए थे हमने लिए हैं। कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा कि जी ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट जो है वो ज़्यादा क्यों है और ये तालीम और इससे के शोबे से ज़्यादा क्यों है। देखिए मेरी ये गुजारिश होगी और ये जायज़ सवाल है और ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इस चीज़ की समझ हो, तो इसलिए इसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। तालीम और सेहत बुनियादी तौर पे अब सूबाई सब्जेक्ट्स हैं, तो वफाक हालांकि कोऑर्डिनेशन रोल अदा करता है और उसमें वफाकी बजट में HEC की मद में हायर एजुकेशन के लिए एलोकेशन ज़रूर करता है, मगर बुनियादी तौर पे जो स्कूलों का और हस्पतालों का निज़ाम है वो सूबों के पास होता है। इसलिए आप जब भी हेल्थ या एजुकेशन के ऊपर बजट को देखें तो उसको मजमूए के तौर पे आपको सूबाई बजट्स के साथ देखेंगे तो आपको बेहतर पिक्चर मिलेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम हमने इस साल 838 अरब रुपए की है। ये बुनियादी तौर पे 101 करोड़ से ज़ायद वो ख़ानदान हैं जो कि मुस्तहिक हैं और एक ऐसे मेयार पे मुस्तहिक इनको पाया जाता है जो मेयार बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स पर है और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर तय किया गया था और इसके तहत ख़वातीन के ज़रिए 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदानों को इसमें रकम मिलती है। सवाल किया गया कि ख़वातीन की सेहत के लिए इस बजट में क्या है, तो मैंने अभी पिंक टैक्स का जिक्र किया। ये हमारी ख़वातीन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो आइटम्स हैं उसके ऊपर एक जो सेल्स टैक्स है उसकी एग्जेम्पशन है, जो कि एक अहम जो हमारी बहनों की एक ज़रूरत है, ख़वातीन की ज़रूरत है, उसकी कीमत को कम करने में किरदार अदा करेगी। ये रिटेल जो है ये नेट से बाहर क्यों है, ये बात आपकी दुरुस्त है और मैं अगेन ज़्यादा तफसील नहीं बताना चाहता है। बहुत दफ़ा इस स्कीम की मैं तफसीलात बयान कर चुका हूँ तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर ये बात दुरुस्त है कि दीगर हुकूमतों ने माजी में कोशिश की है और अक्सरियत ही हमारे दुकानदार भाई जो हैं वो इस टैक्स नेट से बाहर हैं। तो उसमें 35 लाख के करीब दुकानदार हैं जो हमारे टैक्स नेट से अभी बाहर हैं और उनको नेट में लाने के लिए मैंने वे आपसे जिक्र किया कि हमने एक मशावरती अमल के नतीजे में एक स्कीम लेकर आए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस स्कीम के नताइज आपको इस साल नज़र आएंगे और हम इसके लिए बाकायदा वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर मेन शहरों में, मेन बाज़ारों में जाएंगे।
अंजुमन ताजरान के साथ मिल के, ताकि अमली तौर पर इसको कामयाब बनाया जाए। साहब कोशिश की है एड्रेस करने की कुछ सवालात तो आई थॉट। मेरा ख्याल है एक तो जो यूथ के हवाले से बात की गई, देखिए जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है उसके लिए खातिर ख्वाह फंडिंग का इंतजाम किया गया है 2 कैटेगरीज में। एक यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, उसके लिए बहुत बड़ी रकम जो है वो मुख्तस की गई है। वो तकरीबन 258 अरब रुपया है जो तकसीम किया जाएगा, और इससे 5.5 लाख नौजवान मुस्तफीद होंगे अगर वो एग्रीकल्चर के उसमें हैं या बिजनेस के मामले पे है। फिर नेफटेक को बहुत बड़ी रकम दी गई है कि आईटी ट्रेनिंग के स्किल्स दी जाए नौजवानों को। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम है, उसको मजीद एक्सपैंड किया गया। इस दफा पीएसएल में बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो ये हमारे स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम से निकले हैं। अरशद नदीम यहां से निकले हैं और बहुत से सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन हैं जो यहां से निकले हैं। दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, दानिश स्कूल्स का एक्सपेंशन की जा रही है गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में। तो यूथ प्रोग्राम का जो है दायरा कार उसको बढ़ाया गया है। और एग्रीकल्चर के हवाले से लोग बहुत बात करते हैं, तो देखिए एग्रीकल्चर में एक तो एग्रीकल्चरल मशीनरी जो है जितनी भी, उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है खत्म किया गया, उसको आप आराम से मंगवा सकेंगे बाहर से कोई भी इक्विपमेंट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तकरीबन 5 अरब रुपए की सिर्फ ड्यूटीज खत्म करने की मद में रिलीफ दिया गया है। और इसमें मैं कुछ अशिया आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर हैं, उनकी ड्यूटी इस साल सिफर कर दी गई है। कॉर्न पिकर्स हैं, उनकी ड्यूटी सिफर कर दी गई है। कंबाइंड हार्वेस्टर्स की, पंप्स की, स्पेयर पार्ट्स की, लोडर्स की और टेम्परेचर कंट्रोल्ड साइलोस की, इनकी ड्यूटीज सिफर कर दी गई हैं। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 88 अरब रुपए का एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग का एक एलोकेशन रखी है, उसका भी एक हिस्सा डेडिकेटेड होगा ज़राअत के लिए। और 4.1 अरब रुपए हमारे डेवलपमेंट बजट में भी